फिल्म एक युवा मौसम विज्ञानी की कहानी बताती है जिसे एक साल के लिए एक सुदूर द्वीप पर भेज दिया जाता है और उसे यह एहसास होने में थोड़ी देर हो जाती है कि वह द्वीप पर अकेला जीवित प्राणी नहीं है। अब उसे हर रात संघर्ष करना होगा एक और दिन जीवित रहने के लिए, लेकिन वह कब तक टिक सकता है इससे पहले कि वह टूट जाए। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप कुछ भी मिस न करें। फिल्म हमें 1914 में वापस ले जाती है जहां हम फ्रैंड नाम के एक युवक को दक्षिण अटलांटिक के एक सुदूर द्वीप पर जाते हुए देखते हैं। वह एक मौसम विज्ञानी है जिसने द्वीप पर रहने और मौसम पर रिपोर्ट करने के लिए 12 महीने का अनुबंध किया था। फ्रैंड उदास होकर समुद्र में देख रहा है और अपने घर वापस आने के बारे में सोच रहा है जब कप्तान उसके पास आता है और घोषणा करता है कि वे अब द्वीप के करीब हैं। द्वीप बंजर भूमि है जिसमें कठोर चट्टानें, ठंडा मौसम और एक भी प्राणी नहीं है। कप्तान और उसका दल पिछले मौसम विज्ञानी को अपने साथ वापस ले जाने के लिए दोस्त के साथ उसके नए घर में जाता है। घर बाहर से देखने पर दयनीय लग रहा था और भालों की एक दीवार से घिरा हुआ था, लेकिन अंदर की स्थिति और भी खराब थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि पूरा केबिन अस्त व्यस्त था और पिछले मौसम विज्ञानी का कोई पता नहीं था। उल्टे हुए घर और लापता मौसम विज्ञानी को द्वीप छोड़ने की चेतावनी के संकेत के रूप में लेने के बजाय मित्र उसे खोजने निकल पड़ता है। कप्तान और उसके चालक दल उसकी खोज में उसके साथ जाते हैं और जब वे लाइट हाउस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लाइट हाउस की सभी खिड़कियां और छेद भालों से ढके हुए थे। मित्र ने साहस जुटाया और दरवाजा खटखटाया और जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो वह जबरदस्ती अंदर घुस गया। वे सावधानी से सीढ़ियों से ऊपर चले गए और मुख्य कमरे में एक आदमी को सोते हुए देखा। वह आदमी बहुत ही जर्जर दिखने वाला और पूरी तरह से नग्न था। उसने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और पूछा कि इस द्वीप पर उनका क्या काम था। उन्हें पता चलता है कि यह आदमी ग्रुना था, लाइटहाउस तकनीशियन जिसका नाम उन्होंने झरने के पत्थर पर खुदा हुआ देखा था। वे उससे पिछले मौसम विज्ञानी के बारे में पूछते हैं जिस पर ग्रुना उन्हें बताता है कि वह बहुत पहले टाइफस से मर गया था। जब कप्तान उसके शरीर के बारे में पूछता, कप्तान को अस्पष्ट प्रतिक्रिया से बेचैनी महसूस हुई और जैसे ही वे लाइट हाउस से बाहर निकले उन्होंने फ्रैंड से आग्रह किया कि वे उनके साथ वापस आएं, और जब फ्रैंड ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और सुरक्षा के लिए अपने दोस्त को दे दी। फिर से फ्रैंड ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और चालक दल वहां से चला गया। वह दिन के बाकी समय द्वीप में बसने में बिताता है। जब वह अपना घर बना रहा होता है तो उसे पिछले मौसम विज्ञानी की एक डायरी मिलती है। वह मालिक का नाम पढ़ता है और उसके अंदर एक महिला की तस्वीर पाता है। जैसे जैसे वह आगे पढ़ता है डायरी की सामग्री अजीब होने लगती है। पृष्ठ पर अजीबोगरीब जीवों की तस्वीरें बनी हुई हैं। जीव इंसानों को जिंदा खा रहे हैं, जीव पानी से निकल रहे हैं, पूरी डायरी उनसे भरी हुई है। मित्र ने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया और अगले दिन वह द्वीप के चारों ओर घूमता है और समुद्र तट पर अजीबोगरीब गोले देखता है जो सीपों से भरे हुए हैं। वह वहीं बैठकर उसे देखता है और उसकी नज़र लाइट हाउस पर पड़ती है। वह अपनी दूरबीन निकालता है और ग्रुना को बालकनी पर खींचता हुआ देखता है। वह दूर देखने ही वाला था कि उसने एक अजीबोगरीब जीव को धीरे धीरे ग्रुना के ऊपर से रेंगते हुए देखा। वह फिर से उसे अनदेखा कर देता है, ये सोचकर कि उसकी आंखें बस उसे धोखा दे रही हैं। बड़ी गलती। उसी रात उसे अपने घर के बाहर से एक अजीबोगरीब गुर्राहट की आवाज़ सुनाई देती है और वह सतर्क हो जाता है। आवाज़ उसके सामने के दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी, इसलिए वह सावधानी से उसके पास जाता है और दरवाजे के नीचे से एक सरीसृप जैसा दिखने वाला हाथ रेंगता हुआ देखता है। वह घबरा जाता है और तुरंत हाथ पर पैर रखकर उसे पीछे हटा देता है। यह एक बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि उसने दरवाजे के बाहर जो कुछ भी था उसे नाराज कर दिया था। अब वे घर में घुसने की कोशिश में और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। सौभाग्य से उसे एक जाल वाला दरवाजा मिल जाता है जो उसे घर के नीचे भंडारण स्थान तक ले जाता है और वह रात भर वहां छिपने का फैसला करता है। वह सुन सकता है कि जीव उसके घर में घुसकर गड़बड़ी कर रहा है और जब शोर शांत हो जाता है तो वह एक छेद से बाहर झांकता है। एक जीव उस पर वापस झांकता है जिससे वह चाकू से उसकी आंखों पर वार कर देता है। वह सावधानी से सुबह बाहर निकलता है और देखता है कि उसका घर अस्त व्यस्त है, लेकिन वे जीव कहीं नहीं दिखते। लेकिन जब वह अपने घर को अजीबोगरीब पैरों के निशानों से घिरा देखता है तो उसे पता चलता है कि वे असली हैं। ये पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है वह अपने एकमात्र पड़ोसी ग्रुना की मदद लेता है, लेकिन ग्रुना उसके लिए दरवाज़ा खोलने से इनकार कर देता है और उस पर पानी फेंकता है और उसे दूर जाने के लिए कहता है। फ्रैंड निराश होकर अपने घर लौटता है, लेकिन वह इस बात के लिए तैयार रहने का दृढ़ निश्चय करता है कि अगर जीव फिर से दिखाई दे तो क्या होगा। वह भाले तैयार करता है और घर के चारों ओर एक अवरोध बनाता है। वह सभी किताबें भी निकालता है और उन पर ईंधन डालता है। फिर वह अपने घर को जितना हो सके उतना बंद कर देता है और घर में मिली बंदूक के साथ इंतजार करता है। लेकिन हालांकि वह अधिक तैयार है, लेकिन जब जीव आता है तो वह संख्या में बहुत कम होता है। उन्हें भगाने के अंतिम प्रयास के रूप में वह किताब में आग लगा देता है। आग उन्हें तुरंत पीछे हटा देती है, लेकिन ये फ्रैंड के घर को भी जलाने लगती है। वह किसी तरह दरवाज़ा तोड़ता है और भागने में सफल हो जाता है। अगले दिन वह देखता है कि पूरा घर जल गया है और उसे आश्रय के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए वह ग्रुना का पीछा करना शुरू कर देता है जो पानी लाने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकलता है। फ्रैंड ग्रुना को गोली मारने ही वाला होता है कि उसी नीले रंग के जीव द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है। फ्रैंड को बढ़त मिल जाती है और वह उस जीव को मारने ही वाला होता है कि ग्रुना उसे रोक देता है। ग्रुना उस जीव को जानता था और उसे बहुत पसंद करता था।
इसका फ़ायदा उठाते हुए फ्रैंक ग्रुनर को ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि वह फ्रैंक द्वारा लाए गए सभी तंबाकू, कॉफ़ी और भोजन के बदले में उसे आश्रय प्रदान करे। साथ में वे जले हुए घर में वापस लौटते हैं और जो कुछ भी वे पा सकते हैं उसे बचाते हैं। यहाँ फ्रैंक को पता चलता है कि पिछले मौसम विज्ञानी को शायद इन जीवों ने मार दिया था। वे सूर्यास्त से पहले लाइट हाउस में वापस लौटते हैं और फ्रैंक बेहोश हो जाता है। वह जीव को अपने घाव को चाटते हुए देखकर जागता है और पाता है कि वह 2 दिनों से सो रहा है। ग्रुनर उसे समझाता है कि जीव मूल रूप से उसके लिए एक पालतू जानवर की तरह था। वह उसकी बात सुनती है और उसके साथ रहती है, चाहे वह उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न करे। ये सुनकर और ये देखकर कि ग्रुनर उस जीव के साथ कितना बुरा व्यवहार करता है, फ्रैंक उसके प्रति बहुत सहानुभूति महसूस करता है और उसके प्रति बहुत दयालु होता है। ग्रुनर उसे लाइट हाउस के चारों ओर दिखा रहा था जब फ्रैंक उससे पूछता है कि अगर उसे इन जीवों के बारे में पता था तो वह उस दल के साथ क्यों नहीं गया जिसके साथ फ्रैंक आया था। ग्रुनर उसे बताता है कि उसका सभ्यता में वापस जाने का कोई इरादा नहीं है, खासकर तब जब युद्ध चल रहा है। वह ये भी कहता है कि उसे यहाँ रहना इसलिए पसंद है क्योंकि वह अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। फ्रैंक उसकी भावना से सहमत नहीं है और उसे बताता है कि उसे जैसे ही पहला मौका मिलेगा वह यहाँ से चला जाएगा। ग्रुनर हंसता है और उसे बताता है कि जहाज़ के यहाँ से गुजरने में अभी कुछ समय लगेगा। उस रात ग्रुनर हमले की तैयारी कर रहा था और उसने फ्रैंक से अपनी बंदूक लाने को कहा। फ्रैंक ने देखा कि ग्रुनर आसमान में एक संकेत फायर करता है और इंतजार करता है। उसने मादा जीव को रोते हुए सुना और देखा कि सैकड़ों जीव समुद्र से निकल रहे हैं। ग्रुनर तुरंत गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन फ्रैंक को डर लगता है और वह ग्रुनर को पूरी रात जीवों से लड़ने के लिए छोड़कर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह ग्रुनर फ्रैंक पर उसकी मदद न करने के लिए क्रोधित होता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने आज मदद नहीं की तो वह फ्रैंक को लाइट हाउस से बाहर फेंक देगा। फिर वह फ्रैंक को पानी लाने के लिए भेजता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो उसे मुख्य कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वह जांच करने के लिए ऊपर जाता है। वहाँ वह ग्रुनर और मादा जीव को अंतरंग होते हुए पाता है। उसे अजीब लगता है और वह तुरंत वहाँ से चला जाता है। बाद में वे अजीब सी खामोशी में अपना दोपहर का खाना खा रहे होते हैं जब मादा जीव फ्रैंक को अपना कुछ खाना देने की कोशिश करती है। ये देखकर ग्रुनर बहुत क्रोधित हो जाता है और फ्रैंक को आज रात के लिए तैयार रहने की चेतावनी देता है। फ्रैंक लड़ने के लिए तैयार है क्योंकि ग्रुनर फिर से सिग्नल फायर करता है, लेकिन ग्रुनर के पास कुछ और ही विचार है। वह धीरे धीरे पीछे हटता है और फ्रैंक को लाइट हाउस से बाहर बंद कर देता है, उसे खुद की रक्षा करने के लिए छोड़ देता है। अगले दिन वह फ्रैंक को खून से लथपथ देखकर चौंक जाता है, लेकिन अभी भी जीवित है। वे हर रात लड़ाई दोहराते हैं जब तक कि एक दिन प्राणी दिखाई नहीं देता। फ्रैंक को यकीन है कि उन्होंने हार मान ली है, लेकिन ग्रुनर को यकीन है कि वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। जीव कई रातों तक वापस नहीं आता। इस बीच फ्रैंक और मादा जीव के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। फ्रैंक ने उसका नाम भी एनेरिस रखा था और वह उसके साथ दयालुता से पेश आता था। एक रात ग्रुनर और फ्रैंक शतरंज खेल रहे थे, तभी ग्रुनर ने अचानक अपनी बंदूक निकाली और फ्रैंक की दिशा में गोली चला दी। फ्रैंक चौंक गया, लेकिन उसने देखा कि ग्रुनर उसके पीछे एक जीव पर निशाना साध रहा था। उन्होंने अपनी सुरक्षा कम कर दी थी और हमले के लिए तैयार नहीं थे। वे तुरंत संख्या में कम हो गए और जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे लाइट रूम की ओर भागे, जो उनके बचने का एकमात्र मौका था, लेकिन जैसे ही वह ऊपर चढ़ रहा था, एक जीव ने ग्रुनर के पैर में काट लिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रुनर का मानना है कि यह उसका अंत था और वह एक गाना गाना शुरू कर देता है, लेकिन सौभाग्य से वह रात भर जीवित रहता है और सुबह एनेरिस उसके पैर के घाव का इलाज करती है। दूसरी ओर फ्रैंक को पता चलता है कि उनके पास गोलियां कम हो रही हैं और वह ग्रुनर से कहता है कि उन्हें ये जगह छोड़नी होगी। जैसे ही वह समुद्र में घूरता है, उसे एक जहाज गुजरता हुआ दिखाई देता है। इस अवसर को चूकना नहीं चाहता, वह तुरंत फ्लेयर गन लेने के लिए दौड़ता है। वह गोली चलाने ही वाला होता है कि ग्रुनर उस पर पीछे से हमला करता है और उसे रोक देता है। ग्रुनर नहीं चाहता कि फ्रैंक इस द्वीप को छोड़कर फिर से अकेला हो जाए। उसे फ्रैंक को पीटते हुए देखकर एनेरिस उसे बचाने के लिए आता है और ग्रुनर पर हमला करने की धमकी देता है। उसके व्यवहार से क्रोधित होकर ग्रुनर उस पर हमला करने के लिए अपनी बेल्ट निकालता है, लेकिन वह भागने में सफल हो जाती है। बाद में फ्रैंक देखता है कि ग्रुनर ने एनेरिस को बुरी तरह पीटा था और उसे एक छोटी नाव उपहार में देता है जिसे उसने समुद्र तट पर मिले कंकाल से बनाया था। एनेरिस उसका उपहार स्वीकार करता है और फिर उसे एक नाव पर ले जाता है जो नई उम्मीद से भरी होती है। फ्रैंक उत्साह से ग्रुनर को नाव के बारे में बताता है। ग्रुनर उसे यह कहकर टाल देता है कि उसे नाव के बारे में पहले से ही पता था और यह एक पुर्तगाली तस्कर की थी जिसने जहाज के मलबे से बचने के लिए इस नाव का इस्तेमाल किया था, लेकिन जीवों द्वारा उसे पानी में खींच लिया गया था। वह फ्रैंक को जहाज में मौजूद डायनामाइट के बारे में भी बताता है और बताता है कि जहाज के साथ साथ यह सब कैसे डूब गया। अब फ्रैंक उन डायनामाइट को वापस पाने में बहुत दिलचस्पी लेता है और ग्रुनर से मदद मांगता है, लेकिन ग्रुनर इस आत्मघाती मिशन पर जाने से इनकार कर देता है। फ्रैंक उम्मीद नहीं छोड़ता और नाव की मरम्मत करने में लगा होता है जब उसे एनेरिस की आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ का पीछा करता है और पूल में एनेरिस को देखता है और उसके पास जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि ग्रुनर उन्हें देख रहा था और उनके करीबी रिश्ते से उसे बहुत जलन हो रही थी। लाइट हाउस पर वापस आकर ग्रुनर अचानक दोस्त पर डाइविंग सूट फेंकता है और डायनामाइट को वापस लाने में दोस्त की मदद करने के लिए सहमत होता है। वे जहाज के मलबे की जगह पर जाते हैं और दोस्त ग्रुनर को उसे ऊपर खींचने का निर्देश देता है। जब वह रस्सी को 3 बार खींचता है तो वह कूद जाता है और जल्दी से डायनामाइट के बक्से ढूंढ लेता है।
वह उन्हें एक एक करके ऊपर भेजता है और अंत में उसे ऊपर खींचने का संकेत भेजता है। हम देखते हैं कि ग्रुनर का दोस्त को ऊपर खींचने का कोई इरादा नहीं है, वह उम्मीद कर रहा था कि दोस्त इस मिशन में मर जाएगा। पानी के नीचे दोस्त उस जीव के बच्चे को देखता है और गिर जाता है। ये देखते हुए कि ग्रुनर उसकी मदद नहीं कर रहा था, वह अपना सूट उतार देता है और सतह पर तैरता है। फ्रेंड के सतह पर पहुंचने के बाद ग्रुनर उसे नाव पर चढ़ने में मदद करता है। वे सभी बक्सों की जांच करते हैं और पाते हैं कि डायनामाइट का सिर्फ एक बक्सा ही इस्तेमाल करने लायक सूखा है। यह महसूस करते हुए कि यह उनका एकमात्र मौका हो सकता है, वे लाइट हाउस के चारों ओर डायनामाइट लगाते हैं और इसे उड़ाने से पहले जितने संभव हो सके उतने जीवों को लुभाने का फैसला करते हैं। उस रात वे जीवों के हमला करने का इंतजार करते हैं लेकिन कोई नहीं आता। ये 3 हफ्तों तक चलता है और ग्रुनर बहुत निराश हो रहा है। फ्रेंड बाहर जाता है और देखता है कि ग्रुनर अभी भी ठंड में बैठा है। वह उसे अंदर आने के लिए मना लेता है लेकिन जब वह एनेरिस को देखता है तो वह तुरंत उस पर हमला करना शुरू कर देता है, ये दावा करते हुए कि उसने अपने साथी जीवों को बता दिया होगा कि वे क्या योजना बना रहे थे। फ्रेंड ग्रुनर को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन हम देखते हैं कि ग्रुनर एक विक्षिप्त व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वह फ्रेंड से वादा करता है कि आज रात वे निश्चित रूप से जीवों को बाहर निकाल लेंगे। ग्रुनर की योजना लाइट हाउस का दरवाजा खुला रखना था ताकि जीव को अंदर आने के लिए लुभाया जा सके। फ्रेंड लाइट हाउस के अंदर तैनात था जबकि ग्रुनर एनेरिस के साथ डायनामाइट का ट्रिगर खींचने के लिए ऊपर इंतजार कर रहा था। जब जीव फिर भी नहीं दिखाई देते तो ग्रुनर एनेरिस को लाता है और उसे पीटता है और मांग करता है कि वह रोए और जीव को बुलाए। एनेरिस की चीख सुनकर जीव धीरे धीरे खुद को दिखाने लगे। वे तुरंत फ्रेंड पर हमला करते हैं और वह किसी तरह ग्रुनर के पास भागने में कामयाब हो जाता है। ग्रुनर डायनामाइट का ट्रिगर खींचता है लेकिन यह नहीं चलता। फ्रेंड गीले तार को फिर से जोड़ने के लिए ठीक समय पर पहुंचता है और इस बार डायनामाइट कई जीवों को मार देता है। लेकिन ग्रुनर को मरने वालों की संख्या से संतुष्टि नहीं होती। वह लाइट हाउस के पास रखे डायनामाइट का ट्रिगर खींचने जाता है और जैसे ही वह ऐसा करता है विस्फोट से दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन वे उठते हैं और लाइट हाउस को उस जीव की कई लाशों से घिरा हुआ देखते हैं। जबकि फ्रेंड तबाह हो जाता है और अपने किए पर पछतावा करता है, ग्रुनर खुशी खुशी उन जीवों को मारता है जो बच गए हैं। उन्हें ये भी पता चलता है कि एनेरिस चली गई है। उसी शाम वे एनेरिस और कई जीवों को अपने परिवार की मौत के लिए विलाप करते हुए सुनते हैं। फ्रेंड को पता चलता है कि शायद ये जीव उतने बुरे नहीं हैं जितना ग्रुनर कहता है और शांति की पेशकश करने का फैसला करता है। ग्रुनर फ्रेंड के अपराध बोध से बेपरवाह है और हमले के लिए और विस्फोटक तैयार करना जारी रखता है। जब उसके भेद चक्र को जीव द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है तो फ्रेंड लाइट हाउस में वापस लौटता है और सफाई करना शुरू कर देता है। वहां उसे एक तस्वीर मिलती है जो ग्रुनर की है। तस्वीर में वह उसी महिला को देखता है जिसे उसने पिछले मौसम विज्ञानी की डायरी में देखा था। फ्रेंड को आखिरकार एहसास होता है कि ग्रुनर कोई और नहीं बल्कि मौसम विज्ञानी था जिसे उससे पहले भेजा गया था। उस रात फ्रेंड अपना शांति प्रस्ताव चक्र हटाने के लिए वापस जाता है जब वह देखता है कि एक छोटा बच्चा प्राणी उसके पास आ रहा है। वह देखता है कि एनेरिस और सभी प्राणी धीरे धीरे खुद को उसके सामने दिखाते हैं। वे शांति प्रस्ताव देने आए थे। फ्रेंड ये देखकर खुश होता है कि उन्हें अब और लड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रुनर के पास कुछ और ही योजना है। वह एनेरिस पर बंदूक तानता है और मांग करता है कि वह उनके साथ वापस आए और जब वह मना करती है तो वह बच्चे को गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वह जीव चला जाता है और फ्रेंड ग्रुनर पर उनके शांति के अवसर को बर्बाद करने के लिए क्रोधित होता है। लेकिन ग्रुनर को बचाना असंभव हो जाता है। वह फ्रेंड पर हमला करता है और कुल्हाड़ी से उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक फ्रेंड उसके असली नाम से पुकारता है जिससे वह सदमे में कुल्हाड़ी गिरा देता है। ऐसा लगता है जैसे ग्रुनर किसी ट्रांस से बाहर आ गया हो। वह बिना सोचे समझे बाहर चला जाता है और तारों वाले आसमान को देखता रहता है। फ्रेंड केवल ये देख सकता है कि कई जीव ग्रुनर पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। कई महीने बीत चुके हैं। एक नाव एक नए मौसम विज्ञानी को लेकर लौटती है। नाव का कप्तान फ्रेंड को ग्रुनर समझ लेता है और उससे फ्रेंड के ठिकाने के बारे में पूछता है। ठीक वैसे ही जैसे ग्रुनर ने उत्तर दिया था, वह उन्हें बताता है कि फ्रेंड मर चुका है और हमें एहसास होता है कि फ्रेंड का सभ्यता में वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। ग्रुनर की तरह ही उसने युद्धों और सभ्यता से दूर एकांत द्वीप पर अपनी शांति पाई थी। जब फ्रेंड अपनी बालकनी पर खड़ा होकर जहाज़ों को देख रहा था तो हमने देखा कि एनेरिस पानी में गोता लगाता है और तैरकर दूर चला जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।